नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को 58 से घटाकर 50% कर दिया है। देश के कानून के अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बावजूद इसके 10 सालों तक आरक्षण का यह नियम लागू रहा। दरअसल आरक्षण शुरू से ही हमारे देश के लिए न केवल सामाजिक बल्कि राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसी आरक्षण के दम पर सरकारें बनती रही है और यहाँ से दबाव की राजनीति भी होती रही है। आपको याद होगा कि बीती 25 जुलाई को जब देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन हुआ था, तब एक खबर खूब वायरल करवाई गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद पर कोई महिला आदिवासी आसीन हो जाएंगी तब देश में आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। वस्तुतः यह खबर गलत थी। अंबेडकर जी को कोट करते हुए यह खबर वायरल करवाई गई थी। इसका फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि यह खबर फर्जी निकली। दरअसल आरक्षण के विरुद्ध हमारे देश में अभी भी करोड़ों लोग आंदोलित हैं। वो अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से खुलकर अभी सड़कों पर लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी और राजनीतिक लाभ के लिए ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था, तब लोगों ने सड़कों पर निकलकर आंदोलन किया था। युवाओं ने अग्नि स्नान किया था। वह आंदोलन बेहद डरावना और दिल को झकझोर देने वाला था। वैसी स्थिति मौजूदा समय में देश में आती नजर नहीं आ रही है। हाँ, आरक्षण को लेकर लगातार नई नई मांगे जरूर उठ रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 16% कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32 से घटाकर सीधे 20 कर दिया गया है। ओबीसी का आरक्षण 14% पहले भी था और अभी भी 14% रहेगा। दरअसल आरक्षण की सीमा 50 से 58% छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में बढ़ाया गया था, जहां आदिवासियों को 32% तक आरक्षण की सीमा में रखा गया था। इसके विरुद्ध लगातार अदालतों में बहस चल रही थी। 10 साल बाद आखिरकार फैसला आया। फैसला आते ही कांग्रेस और भाजपा का वार पलटवार भी शुरू हो गया। दरअसल तब तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी। हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। इसी हलफनामे को कमजोर कर प्रस्तुत किया गया है, ऐसा आरोप लगा है कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने, जबकि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना पक्ष कमजोर ढंग से रखा और जानबूझकर उन्होंने अपने पक्ष को इतना कमजोर किया कि हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। 58 से घटकर आरक्षण सीमा 50% में आ गई। यहाँ भाजपा की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने सीधे सरकार की नीयत पर ही प्रश्न उठा दिया है। बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पिछड़े एवं आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ा है। दरअसल राज्य सरकार यह आंकड़ा जुटाना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कितनी मात्रा में पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं। मौजूदा समय में जो 1 साल की अवधि इस आयोग को दी गई थी, वहां ओबीसी की आबादी 41% ही बताई गई है। ये चौंकाने वाली जानकारी जब सामने आई तब सरकार को 16 सितंबर से आगे फिर से पोर्टल को ओपन कर देना पड़ा ताकि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को और काम करने का मौका मिले। देश में बिहार जैसे कई राज्यों से जातिगत आधार पर जनगणना की मांग उठ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वहां सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत ने सभी कलेक्टरों को उनके जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की डाटा जानकारी आवश्यक रूप से क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के पोर्टल में दर्ज करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी सामान्य रूप से 52% मानी जाती है, लेकिन साल भर की मशक्कत के बाद क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की ओर से पूरी आबादी में से 1,20,00,000 के आसपास ही डेटा जुटाया जा सका है, यानी तकरीबन आधी आबादी का ही डेटा अभी तक जुटाया गया है। वहां जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उनके अनुसार यह आबादी वास्तविक रूप से केवल 41% ही है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की आबादी 2 से 3% के बीच है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 72% आबादी ओबीसी की है। दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी 40% आ रही है, जबकि बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 62% आबादी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। वहीं रायपुर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओबीसी की आबादी 61% आ रही है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी 30 से 35% बताई जा रही है। जातिगत आधार पर जुटाए जाने वाले ऐसे आंकड़े आमतौर पर सत्ताधारी दल के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं, क्योंकि शासन उस स्तर पर निर्णय ले सकता है कि किस आबादी वर्ग के लोगों को अपने साथ मिलाया जा सके। यही कारण है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के फौरन बाद 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया गया था, जबकि केंद्र ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिस पर राज्य सरकार वाले निर्णय पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आरक्षण को लेकर अभी आगे और खाई खंदक की लड़ाई होने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजनीति वैसे तो जाति आधारित नहीं होती थी, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरह छत्तीसगढ़ के आम गरीब किसानों और जरूरतमंदों के लिए बातें की गई, तो वहां से यह आवाज जोर पकड़ी कि वास्तव में मूल रूप से छत्तीसगढ़ में किसका शोषण हो रहा है और किस तरह का वर्ग इस पे शासन कर रहा है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आरक्षण को लेकर और तीखी बहस होने वाली है। जातिगत आधार पर जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं उसे भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी में जहां जातिगत आधारित राजनीति काफी फलती फूलती है, वहां यह नारा दिया जाता रहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी सत्ता में साफ तौर पर भागीदारी का प्रश्न खड़ा किया जाता है। आमतौर पर ऐसे प्रश्न चुनाव के समय टिकट वितरण या बंटवारे के दौरान उठाए जाते हैं, लेकिन उसकी तैयारी काफ़ी पहले से चलती है। जिस तरह से 2012 में छत्तीसगढ़ में उस समय की रमन सिंह सरकार ने आदिवासियों का आरक्षण एकदम से बढ़ाकर 32% कर दिया था, वहां उन्हें 2013 में थोड़ा लाभ जरूर मिला, जबकि उस वक्त झीरम कांड हुआ था, कांग्रेस के बड़े नेताओं की उसमें मौत हुई थी। बावजूद इसके 2013 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी 0.7% वोट ज्यादा लेकर किसी तरह सरकार बनाने में सफल हो पाई थी, लेकिन 5 साल बाद आदिवासियों का वोट उन्हें नहीं मिला। बस्तर और सरगुजा जैसे अंचल में 29% आरक्षण वाली सीटों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। सिर्फ आरक्षण के बूते नहीं, बल्कि कुछ और भी स्थानीय समीकरण होते हैं। विकास के अलावा भी जनता से सीधे संवाद और जनता से सीधे जुड़ाव भी काफ़ी मायने रखता है। हालांकि विकास के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे जोर शोर से रखती है, जबकि बदली हुई परिस्थिति में छत्तीसगढ़ से लेकर अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस साल गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, वहाँ भी जातिगत आधारित राजनीति देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में इस तरह से 11 विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि किस तरह से जातिगत आधार पर राजनीति को प्रभावित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है, जबकि इसके पहले अनुसूचित जाति के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था। तब भी भाजपा की ओर से ये बातें रखी गई कि हमने सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिठाया है, इसलिए हमारा समर्थन जनता करे। ऐसी बातें सब तरफ से आती है। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अलावा अभी ढेर सारे आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे और जातिगत आधार पर जानकारियां दी जाएगी कि किसकी कितनी हिस्सेदारी हो सकती है। यह संभावना भी प्रस्तुत की जाएगी। आम लोगों से सरोकार रखने वाले ऐसे ही मुद्दों को राष्ट्रबोध के जन्म से हम हमेशा उठाते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दें, ताकि जनता की आवाज़ को हम मजबूती से प्रस्तुत करते रहें। नमस्कार।